राइजिंग पाकिस्तान में यहाँ पीटीवी पेशावर सेंटर में आज हमने आपको कहानी सुनानी है किस्सा खानी बाजार की। पेशावर आए और अंदरून पेशावर शहर की कहानी आप तक ना पहुंचाई जाए। सोचा कौन हो जो ये कहानी हमें सुनाए। ढूंढा, सोचा, पता किया, एक ऐसी शख्सियत मिली कि पीटीवी पेशावर सेंटर भी उनका दूसरा घर है। डॉक्टर जमील अहमद चित्राली, जो कि पश्तो ड्रामों के हवाले से एक जाना पहचाना चेहरा, ख़ास तौर पे इन्होंने अपने अवाइल उम्री में इस स्टूडियो के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने बशरियात, इमरानियात, इसमें मास्टर्स और उसके बाद पीएचडी और एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फिर बहुत सा इनका काम है। ऑल पाकिस्तान प्रोफेसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इस वक्त पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के डिपार्टमेंट के रूह रवां हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में। तो एक बहुत ही हमाजहत शख्सियत। एग्जैक्टली क्या कुछ है जिंदगी में जिन्होंने नहीं किया वो इनसे आज हम पूछेंगे। जो कर लिया उस पर तो चले बात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके तारुफ के लिए। डॉक्टर साहब, तो हम तो कहेंगे वेलकम टू पीटीवी होम, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान, लेकिन वेलकम टू एक्चुअल योर होम। ये स्टूडियो तो आपका घर है। वेलकम टू पेशावर एंड वेलकम टू माय होम पीटीवी पेशावर। जी बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम बड़ा यूनिक सा है। ये मतलब एक्चुअली यही नाम है आपका, जमील चित्राली, या ये जस्ट आपकी आइडेंटिटी के लिए? अब ये मैं पढ़ा रहा था कुछ अरसे के लिए ब्राज़ील में, तो मैंने अपने बोर्ड पे नाम लिखा जमील अहमद चित्राली एंड आस्क्ड देम कि जी ये व्हाट इट केम इनटू योर माइंड, कि जब आपने ये लफ्ज़ सुना तो आपके जहन में क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी जमील आपका नाम है, अहमद आपकी वालदा का नाम है, और चित्राली आपके बाप का नाम है। क्योंकि पुर्तगीज कल्चर में माँ का नाम भी, माँ का नाम मिडल में आता है। लेकिन हमारे यहाँ किस्सा इस तरह नहीं है। मेरा नाम जमील अहमद है, लेकिन जब एक सीरियल हम कर रहे थे तो उसमें हम दो नाम, एक जमील नाम के दो अफराद काम कर रहे थे। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि एक तो जमील जंजाली है, तो दूसरा चूंकि चित्राल से, तो ये जमील चित्राली हो गया। एंड दैट्स डे बैक इन 1994 समवेयर, आज तक वो जमील चित्राली है। जमील अहमद को लोग कम जानते हैं। अच्छा। और जमील चित्राली आपकी पहचान बन गई। वो पहचान बन गया जी। ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, आज से हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी, लेकिन जैसा कि मैं इब्तदाई में कह रहा था कि हमें आपने आज जरा कुछ पेशावर के किस्सा खानी बाजार का किस्सा सुनाना है। जी जी, ये क्या कहानी है और ये किस्सा खानी बाजार कब की बात है, क्या हुआ करता था यहाँ? तारीख़ी तौर पर तो किस्सा ख़वानी जो है ये तो बहुत सारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे इस पर बहुत बहस होती रहती है कि कैसे ऊँटों के कारवां अफ़गानिस्तान से आते थे और उनका पड़ाव जब पेशावर में होता था, और उसके बाद दूसरा जो पड़ाव होता था वो शहबाजगढ़ा मर्दान से आगे है, जिसको अभी भी पश्तो में कहते हैं द स्तड़ोज़े शहबाजगढ़ा, यानी रिटायरिंग एरिया जहाँ पे लोग रेस्ट करते थे। तो पेशावर भी वॉज अ रिटायरिंग एरिया के अफ़गानिस्तान से जब कारवान आते थे तो पेशावर वॉज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। ठीक है। तो उसके लिए जो पड़ाव पड़ते थे, तो यहाँ पे शहर में कहवा खाने थे बहुत सारे, और उन्हीं कहवा खानों में शामों को लोग बैठकर कहानियाँ सुनाया करते थे, जिससे ये लफ्ज़ किस्सा खां, किस्सा सुनाने वाले, ये लफ्ज़ मशहूर हुआ, और किस्सा खानी आज भी किस्सा खानी के नाम से याद किया जाता है। लेकिन अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें, आज के दौर की बात करें, यानी मैं अपने बचपन की बात करूं, तो मेरी पैदाइश 1975 की किस्सा खानी में हुई, शावली कताल में। शावली कताल में एक गामा पहलवान भी रहता था, जो अल्लाह बख्श फोत हो चुके हैं रिसेंट पास्ट में। उनके भानसों का कारोबार था, बानस जो होते हैं। तो अब उनके भतीजे का नाम था शाहरुख खान, जो इंडियन फिल्म स्टार है। और उसी शावली कताल में मेरी पैदाइश हुई। और हम जब बचपन में आते थे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आज तक हमारे जहनों पर नक्श हैं। एक तो किस्सा खानी एक ऐसा सेंटर है जिसमें गुवाहाटी गेट से आप आएँ, सिरकी गेट से आएँ, हशनगरी से आएँ, काबली गेट से आएँ, तो ये एक सेंटर है, बुनियादी एक शहर का वस्ती एरिया है। ठीक है। तो जो हमारी पैदाइश की जगह थी, तो वहाँ पे लाहौरी एक हलवाई होता था, आज भी वो मौजूद है। तो वो जो शीरा बनाते थे, जैसे ये लड्डू जो उसमें शादियों में वो नहीं होते जर्द वाले लड्डू, तो उसका जो शीरा दानेदार सा होता था। तो हम जब स्कूल जाते थे ना, तो हम एक 100 यार्ड के फासले से ना अपने आप को, मुर्ग नहीं होते इस तरह, वो
तैयार होते तैयार वो होते हैं। तैयार होके ना फिर भागते थे। तो पंजा डालते थे और जितना हाथ में आया आ ना गया लेके भाग भागते गए। थे। तो उस जो हमारा वजीर मामा था उसको पता होता था कि रोज सुबह स्कूल के टाइम ये हरकतें बच्चों ने करनी है। वो कभी उसने हमें रोक के हमारे हाथ से वो ना चीज ली ना वाह, शिकायत वाह। लगाई। एक जबरदस्त किस्म का शहर का माहौल था। फिर हम बाला खाने होते थे, बस्ते एक तस्वुर था। ये जो हम विंडोज़ देखते हैं शहरी घरों में बस्ते होते थे। ये एक वुडन पीसेस हैं जिनको जोड़कर पूरी खिड़की एक ग्राउंड लेवल तक बनती थी और उसको उठाकर आप उसमें जितना चाहे रोशनी के लिए रास्ता बनाते थे। ठीक है। तो उन्हीं घरों के छत इतने मिले होते थे कि नीचे तकरीबन तीसरी मंजिल से नीचे बाजार होते थे और हम जब छुपन छुपाई खेलते थे तो हम एक घर से गली के ऊपर से छलांग लगा के दूसरे घर, और जब दरस की आवाज़ आती थी ना तो नीचे कोई आंटी, कोई नानी, कोई दादी वो चीखती थी, ओए फिर तुम ये हरकतें कर रहे हो, छत गिर जाएगी। वाह, एंड वी वर यूज्ड टू खूबसूरत माहौल। वो जबरदस्त। और जहाँ भूख लगी शहर के जिस घर में अच्छा, गए आंटी को कहा खाना दो और खाना हाजिर। जुमेरात के दिन बिलखुसूस शहर में ये हमारी बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट थी माजबीन कजलबाज। जी जी बिल्कुल, क्या बात। उनका अपना नाम सुरैया आंटी है। सुरैया वाज मेरी वालदा की वो क्लास फेलो थी। ठीक है। तो सुरैया आंटी ये अहलतशी से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है। तो जुमेरात के दिन शाम को खाना जब भी घर में पकता था तो पहला स्वीट डिश कोशिश करते थे कि पहले सैयदों के घर ले जाओ। तो हम सुरैया आंटी के घर वो लेकर जाते थे। तो ये जो मजहबी मुनाफरत है, फ़िरका बंदी है, ये चीज़ें शहर में नापेद थी। नापेद। फिर हम चूँकि चतराली थे तो हमारी ज़ुबान पश्तो नहीं है। कोवार इतनी ही पश्तो से मुख्तलिफ ज़बान है जितना आप समझें कि पंजाबी पश्तो से मुख्तलिफ है। ठीक है। ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेज। तो चतरालियों को फिर जब पेशावर में आते थे तो उनकी हिंद को लोगों के साथ ज़्यादा कुर्बत होती थी। तो मेरा ज़्यादा हल्का अहबाब जो होता था वो पठानों की जगह हिंद को स्पीकिंग लोगों से होता था। तो हम स्कूल में भी हिंद को, अभी भी जो मेरे स्कूल के ग्रुप्स हैं, तो ये मेरी बेटी पलवशा या बाकी बच्चे जब मैं उस ग्रुप में हिंद को शुरू होती है ना तो कहते हैं बाबा फिर अपने क्लास फेलोज के साथ शुरू हो गया। तो अब आप कितनी कौन कौन सी जबानें बोलते हैं? जाहिर है ख्वार बोलते हैं, मैं पश्तो बोलते हिंद को, कोवार, पंजाबी, उर्दू, उर्दू, इंग्लिश, स्वेंस्का। तो क्योंकि मैं एक साल छह पढ़ा ज़बानें हूँ मैं काउंट करी थी अभी। हफ्त जबान। और फारसी समझ आती है, मैंने सीखी एक साल। रशियन मैंने एक साल सीखी अपने पीएचडी कोर्स वर्क में। उनका स्क्रिप्ट में पढ़ लेता हूँ, आई कैन वो बात नहीं कर सकता। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, जी जी, इस कदर सही मानों में जो उर्दू के लफ्ज़ है ना, सहर अंगेज अंदाज़े बयां, वाकई पता लग रहा है कि किस्सा खानी उस इलाके में आपका बचपन गुजरा है। इसका मतलब ये चीज़ें भी अपना एक ऑरा रखती हैं, इफेक्ट डालती हैं नस्ल दर तो नस्ल। सीख मैंने अभी 2019 में मैं गया मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान। एक 300 मेगावाट बिजली घर का एक प्रोजेक्ट था। तो मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हायर किया था फॉर एज ए कंसल्टेंट के उसकी हम एक जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसका सोशियो इकनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है। ठीक है। तो मेरे सोशियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट दे हायर्ड मी और मैं गया। तो मज़ार शरीफ के रोडों पर मैंने फुटपाथों पर मोचियों को देखा जो जूते सी रहे थे और उनके तलवे जो होते हैं बूट के सोल वो लगा रहे थे, रिपेयरिंग इट। जो कांच के बर्तन होते हैं वो जब टूट जाते थे तो हमारे बचपन में उनको टांके लगाए जाते थे। प्यालियों को, बर्तनों को जब कांच के टूट जाते थे उनको टांके लगा के जोड़ा जाता था। वाह वाह वाह। ये तमाम हुनर के अफराद मैंने जब मज़ार शरीफ में देखे तो मुझे 1980 और 85 का किस्सा खानी याद आ गया कि ये चीज़ें किस्सा खानी में हमारे एक जो शावली कताल से हम निकलते थे तो बरसात की गली थी, तो उसके नीचे एक मोची दो बैठा करते थे। एक को हम कहते थे तोती और एक को कहते थे खारो, मैना। जो मैना को पता नहीं क्या कहते हैं, मैना ही कहते हैं। ओके, पश्तो में उसको खारो कहते हैं, उर्दू में मैना कहते हैं। उर्दू में मैना कहते हैं। तो वो हमने, मेरी और मेरी बड़ी बहन जो आज तो नानी भी है और दादी भी है, तो हम दोनों स्कूल निकलते थे ना तो वो हमें कहते थे खारो और तूती और हम दोनों उनको कहते थे।
ओके। तो हर यानी कि सखानी के जो कारोबारी यानी ये जो आज हाजी गुलाम अली साहब हैं जो आज गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इनके वालिद साहब की भी किस्सा खानी में दुकान, मेरे वालिद साहब की चित्राली बाज़ार में चित्राली टोपियों की दुकान। तो ये सब आपस में एक दूसरे को पर्सनली जानते थे। और यानी शहर की जो आल्दो इट वाज अ सिटी इन अर्बन एरिया, लेकिन जो रिहायशी थे वो अनजान नहीं थे, कनेक्शन था ना आपस में, बहुत गहरा कनेक्शन अच्छा था। आज भी किस्से उसी तरह सुनाए जाते हैं किस्सा खानी में, या चीज़ें कितनी बदल गई हैं? चीज़ें बदल तो गई हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी का जो अंदाज़ है ना वो नहीं बदला। आज भी आप शाम को जाएंगे तो आपको वही जो घर के बाहर डब्बे से बने होते हैं, ये चीज़ आपको आज भी वही मिलेगी। शहर में आपको लड़के उन्हीं घरों के बाहर बैठकर गपशप लगाते हुए कहवा पीते हुए नज़र आएंगे। अंदरून शहर यानी आप टेढ़ी दरवाजे की तरफ जाएं, आप सिटी हाउस की तरफ जाएं, तो शहर का अंदरूनी माहौल है उस तरह। लेकिन अब ये जो मोबाइल डिवाइसेस आ गए हैं, इसने बहुत सारी चीज़ें हमसे छीन ली हैं, डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट। अब तो घर में बैठे होते हैं और टीवी ऑन होता है, लेकिन अब सब मेरे 4 बच्चे हैं तो मेरी वाइफ अपने मोबाइल पे लगी होती है, मैं अपने पे, और चारों बच्चे अलग अलग, हर एक का अपना एक वो है, अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी दुनिया। तो यही हाल आपके एक जो कम्युनिटी लाइफ है उसका भी हो गया है। लेकिन माहौल शहरों का वही है, यानी शहर के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी पुराने जो मोहल्ले हैं उसमें उसी तरह हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशावर को कहा जाता है फूलों का शहर, इसकी क्या बैकग्राउंड है? अब हम जब इस ट्रिप पे आए, मैं, सबीन और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम, तो वाकई हमने स्पॉट्स पे देखा, जो ही आप इवन मोटरवे से पेशावर के अंदर आप जो ही एंटर होते हैं और फूलों ने हमारा इस्तकबाल किया। हालांकि ये ऑटम है, सर्दियां अपने पीक पे हैं, अभी बाहर नहीं आई, लेकिन हमें जगह जगह फूल वाकई नजर आने। लेकिन ये जो फूलों का शहर पेशावर का, इसकी क्या बैकग्राउंड है? ये किसने कहा था पहली बार और क्यों कहा गया, और ये क्या सीन है, फूलों से क्या रिश्ता है पेशावर? ये शहर तो वॉल्ड सिटी था ना पहले। पेशावर शहर जो है ये एक इसके इर्द गिर्द 17 गेट्स थे, ये वॉल्ड सिटी था। ठीक है। और इसके शहर के बाहर फिर किला बला हिसार, इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक आप समझे कैंटोनमेंट था उस अपने ज़माने का, जो किले का कॉन्सेप्ट हुआ, किले का कॉन्सेप्ट। और जब आप टूवर्ड्स पंजाब जाते हैं तो इसके लेफ्ट पे पेशावर के ये खालिसा की ज़मीन है। ओके। जो यहाँ जो समझते हैं कि हम एबोरिजिनल पेशावरी हैं, हम यहाँ के ओरिजिनल बासी हैं। ठीक है। तो वो अपनी ज़मीनों पर फूलों की बाकायदा काश्त करते थे, अफजाइश करते थे, और यहाँ से ये एज ए बिजनेस, और यहाँ से ये इनको कमर्शियल बुनियादों पर सप्लाई करते थे। तो जब भी कोई अफराद पंजाब से इस तरफ आते थे, या सिख रूलर जो 1820 से और 1830s में रहे, तो वो फिर इनको फूलों का शहर कहते थे उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ पे हसन अब्दाल और पंजाब साइड पे तो ये कल्चर नहीं था। तो ये, और चूंकि मौसम भी बहुत डिफरेंट था, तो वो एक इसका फिर एक कॉन्टेक्स्ट बना और इसकी एक पहचान बनी। इंटरेस्टिंग। जो काम अब मैं देखता हूँ पतोकी के अंदर, पंजाब में पतोकी अब वो हमारा टाउन है जहाँ पे बहुत ज्यादा गुलाब और बाकायदा प्रोफेशनली प्लांटेशन उनकी अफजाइश की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे ज़रा जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं, यानी आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, डॉक्टर साहब की क्लास हो तो स्टूडेंट्स बहुत एंजॉय करते होंगे। ये उन प्रोफेसर्स में से होंगे, और मेरा ख्याल है डेफिनेटली आप हैं, कि जो 1.5 घंटे की क्लास खत्म होने का पता ही नहीं चलता होगा। 3 घंटे की 3 घंटे की 3 घंटे की क्लास, फिर पता चलता वी होगा। गो स्ट्रेच। और कोई बच्चा कभी मुझे नहीं सुनने को आया कि हम जी बस कर दें, है ना? वो किस्सा खानी माहौल ही इट्स मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें आपको उनसे एक्सरसाइजेस कराने होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं। लेकिन हाँ, एज ए ड्रामा आर्टिस्ट आपको सपोर्ट बहुत मिलती है। मैं स्क्रिप्ट लिखता भी रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको और एक्ट भी किया। यही सारी तफसील हम जानेंगे राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद। रहिए मेरे और सबीन के साथ। डॉक्टर जमील अहमद चित्राली हमारे साथ मौजूद है।
और डॉक्टर साहब से गपशप का सिलसिला जारी है। अभी ब्रेक के दौरान हम सोच रहे थे ये बात करें, सभी कहती नहीं ये भी पूछना है, वो भी पूछना है, तो बहुत सी बातें हैं जो डॉक्टर साहब से हम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, फोक चाहे वो पंजाब का हो, सिंध का हो, किसी भी इलाके का, वो उसकी पहचान होती है और वो वहाँ का बासी ना उसमें गुंधा हुआ हो। मैं पिंडी से हूँ तो मेरे अंदर वो चीज़, आप पेशावर से हैं, ये कश्मीर से, तो हर कोई उसके अंदर गुंधा हुआ होता है। आजकल के इस डिजिटल दौर में आप इस सारी फोक के अंदर जो हमारा गुंधना है उसको किस तरह से एक चैलेंज समझ रहे हैं? ये डिजिटल, ये स्मार्टफोन, ये ग्लोबलाइजेशन, ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे हम एक बटन दबाते हैं और हम मेक्सिको के अंदर बैठे हो, एक दबा, ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अपनी उस कल्चर, उस सकाफत, उस फोक सारी चीज़ के लिए थ्रेट भी है या नहीं? मेरी जब मैं थोड़ी सी किस्सा खानी की पैदाइश है तो कहानियों में बात होगी। बिल्कुल जरूर बिल्कुल। जरूर। मेरी शादी के बाद एक प्रोफेसर मेरे घर आए, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, तो उसने कहा यार जमील आपकी शादी को मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं कहा कैसे? कहते यार मेरे एक बहनोई लाहौर में बहन की रिहाइश थी, वहीं उसकी फौतगी हुई, तो वो पेशेमाम पेशे से। दूसरी बहन मेरी कराची में थी, वो भी आई थी। तीसरी कोहाट से, तो वो भी आई थी। मेरे हल्के अहबाब में सियासतदान भी थे, ड्रामा आर्टिस्ट भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, ठीक है, सिंगर्स और डांसर्स भी थे। ठीक है। तो उसने कहा यार आपकी शादी में हमें एक तो सिंधी, पंजाबी, बलूची, बराहवी, पश्तो, कोहवार, हिंद को सारी ज़ुबानें सुनने को मिली और ऐसे लगता था हम मज़ार कायद में फिर रहे हैं, हर ज़ुबान सुनने को मिल रही। दूसरा, आपकी शादी में चित्राली म्यूजिक का प्रोग्राम भी था, सितार भी था, रबाब और मटके का अपने कम्बिनेशन है पश्तो कल्चर का, वो भी था। जो डोमेस्टिक डांसर्स होती थी 4-5 दिन, पीटीवी के हमारी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अरेंज किया था और वो भी सारा प्रोग्राम चला। तो लड़कों को और लड़कियों की अपनी महफिल भी चली। तो ये इसमें एक यूनिकनेस थी कि पूरा पाकिस्तान आपके घर में वो हफ्ता 10 दिन चला। बिल्कुल ठीक। बातों से पता चल रहा है बहुत धूमधाम से शादी हुई है, खुशी से। 10-15 दिन प्रोग्राम चले। अच्छा। पूरा यानी रोज एक एक की मेहंदियाँ हो रही थी, दोस्तों की शहरी दोस्त अलग मेहंदी कर रहे थे, प्रोफेसर हजरात की अलग हो रही थी, आर्टिस्टों की अलग थी, और हर एक अपने एक रंग था। अच्छा, फिर ये देखें, ये जो आज भी यानी एक बच्चा है, वो 2 साल का हो, 6 महीने का हो, जब चित्राली के घर पैदा होगा ना और वो चित्राली म्यूजिक सुनेगा तो उसकी रिदम डांस की एग्जैक्टली वही होगी जो उसका बाप 50 साल की उम्र में करता है। ठीक। मेरे आज भी कहीं मैं 20 साल से मैं इस प्रोफेशन में प्रोफेसर हूँ, स्टूडेंट के साथ टूर पे जाता हूँ ना और वो इंटेंशनली ऐसा करते हैं, कहीं से चित्राली म्यूजिक लाओ, चित्राली म्यूजिक, तो वो लगाते हैं ना तो पलवशा कहती है बाबा अभी उठेगा डांस के लिए और आई हैव टू, वो खुद ब खुद वजूद फरकता है उसके साथ। तो यकीनन डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें सहल भी बना दी हैं, आपको फ्यूजन भी दिया है, लेकिन ये आपकी ओरिजिन को आपसे नहीं छीन सकता। और आपकी ओरिजिन पॉलिश होके आती है। यानी कि ये इंसान, हम जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तौर पे देखते हैं ना, हम कहते हैं हम मौजूदा इस फिजियोलॉजी के साथ, इस एनाटॉमी के साथ, इन हड्डियों के साथ, इस साइज में 1.5 लाख साल से हैं। 1.5 लाख साल नेंदरथल्स के टाइम से इसी शक्ल सूरत में है। ओके। और इंसानी रिटर्न तारीख कोई 5000 साल की है। बिल्कुल। और ये जो हम डिजिटल दौर की बात करें, इसकी उम्र, यानी हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे सीनियर्स ने हमें कहा आप तो खुशकिस्मत तरीन लोग हो। मैं 97 की बात करूं। क्यों जी, क्या हो गया? यार आप लोग थीसिस लिखते हो, करेक्शंस करते हो, फिर प्रिंट ले लेते हो। हम तो टाइपिंग करते थे और लफ्ज 17वीं लाइन में कोई एक स्पेलिंग गलत हो गई तो पूरा सफ़ा दोबारा टाइप करना है। और हमारे बाद फिर वो एम सेट और फिर डिजिटल और ये सारा। तो ये चीज़ें अभी रिसेंट फिनोमेना है। कल्चर को एवेट करना, उसको ओवरकम करना, और ये भी एक कल्चर का हिस्सा है। मतलब कल्चर क्या है? एक आपका सीखा हुआ तर्ज अमल, एक सॉफ्टवेयर जो आप नेचर के जवाब के तौर पर एडॉप्ट करते हो। ठीक। यानी कुदरत से एंगेज करने का जो इंसानी तरीक़ेकार है उसको हम कल्चर कहते हैं। तो आज नेचर के साथ हम थ्रू टेक्नोलॉजी एंगेज कर रहे हैं। आज से पहले कुछ और तरीक़ों से एंगेज कर रहे थे। तो आज का कल्चर हम कहेंगे कि ये डिजिटल साइबर वर्ल्ड जो है ये आज का कल्चर है। और ये
एक्यूमुलेटिव नॉलेज है, यानी ये पूरी इंसानी तारीख का निचोड़ है जिसके साथ आज की नस्ल एड अप करके आगे लेके जाएगी। तो लोग फिर कुछ लोग डरते हैं कि शायद ये एक थ्रेट है। लोग तो ग्लोबलाइजेशन से भी डरते थे कि अच्छा जीन्स पहली दफा जब इस मुल्क में पहनी गई तो हम बहुत जनाब हुआ कि ओ वेस्टर्न कल्चर आ गया, कोट एंड कोट। लेकिन फिर आप देखें वो हिजाब और स्कार्फ जो है वो फ्रांस में भी पहुंच गया। सो ये ग्लोबलाइजेशन नहीं, आपका इस्लामिक कल्चर जो है वो वेस्ट में ले गया, वेस्टर्न जीन्स को इधर ले आया। सो ये ग्लोबलाइजेशन ने इधर की चीज उधर। तो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपके ख्याल में जो प्योरिटी ऑफ कल्चर है या प्योरिटी ऑफ एथनिसिटी है वो इफेक्ट नहीं होगी? देखिए, प्योरिटी लफ्ज़ जो है ये बहुत आइडियल है, और जो भी लफ्ज़ आइडियल होता है ना वो रियल में नहीं होता। तो प्योरिटी लफ्ज़, प्योरिटी एक तस्वुर तो है, कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन प्योर कोई चीज़ नहीं है। देखिए, जब मैं गांव जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं ये सिर्फ सनग्लासेस पहन को कहते हैं ये शहरी है, ये देखो मॉडर्न है, शहरी बाबू आ गए। ठीक है। लेकिन मैं इसी कॉस्ट्यूम में इन्हीं सनग्लासेस के साथ अगर वेस्ट में जाऊंगा तो कहीं देहाती आ गया। कोई ये कंटेक्चुअल आइडेंटिटीज हैं। तो प्योर कोई चीज़ नहीं होती। हम सब एक दूसरे से अडेप्ट करते हैं ज़रूरतों के मुताबिक। कल्चर जो है, कुदरत मुझे मजबूर करती है कि हम अडेप्ट करें। जैसे आप देखते हैं ना, रोड पे हम जाते हैं तो पगडंडियों पे जहाँ पे इंसान के कदम चलते हैं वहाँ पे घास उगना छोड़ देती है, वो इंसान को रास्ता देती है। कुदरत मुझे रास्ता देती है, मैं कुदरत को रास्ता देता हूँ, और जहाँ से जो मिले उसको अपनाता हूँ और आगे का सफ़र जारी रखता हूँ। ये ग्लोबल विलेज में जितनी जल्दी हम इस फिलॉसफी को सीख लें और साथ में ये सीख लें कि इंसानियत की महराज टॉलरेंस है, मुबाहिसा है, गुफ्तगू है, वायलेंस, तशद्दुद, वहशियाना अमल है। जितना जल्दी आप मुबाहिसे में जाएंगे, एंगेजमेंट में जाएंगे, उतनी वही कौमें, वही अक़वाम वो तरक्की करती हैं। और ये चीज़ अब जो गुफ्तगू करती है, जो गुफ्तगू करती है, जो बातचीत करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगी कि हम बात करें जब केपी के ऊपर, तो जहाँ वैल्यूज़ की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, सो वहीं पे मेरा ख्याल है मेहमान नवाजी की बात ना हो तो मेरे ख्याल में ये गुफ्तगू आज की जो हमारी नशिस्त है वो बड़ी इनकम्प्लीट रहेगी। जी जी। तो केपी के लोगों की मेहमान नवाजी का कोई किस्सा, कोई बात आपके पास हो, वो शेयर करें। ये शुरू कहाँ से हुई ये भी हमें बताएं। एग्जैक्टली कि पूरी दुनिया, ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं करी, पूरी दुनिया में अगर केपी की बात कर दी जाए तो कहा जाता है कि वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जी जी। देखिए, एक तो ये केपी तक काफ़ी है, KPK नहीं है। हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा, दो अल्फाज, KP, दो अल्फाज। बिल्कुल। दुनिया भर में जहाँ पर भी पहाड़ी इलाके होंगे, हिली टेरेन होगा, वहाँ पे इंसान को कुदरत की तरफ से सख्त मुज़ाहिमत है। उस मुज़ाहिमत से लड़ने का वाहिद रास्ता ये है कि कोऑपरेशन हो। इंसानों ने रिश्तों का जाल बुनकर कुदरत के मुज़ाहिमत को रोकना है। तो पहाड़ी इलाकों में आपको दुनिया भर में कहीं पे भी जाएंगे आपको मिलमस्तिया, हॉस्पिटलिटी उनके कल्चर में इंटरवूवन नज़र आएगी। ये सिर्फ पश्तूनों की बात नहीं है। आपको कश्मीर में ये चीज़ नज़र आएगी, आपको गिलगित बल्तिस्तान में ये चीज़ नज़र आएगी। अब पश्तूनों के हवाले से क्यों पॉपुलर हुई? क्योंकि जो अंग्रेज़ कॉलोनियल्स हैं, चाहे वो 1641 में पुर्तगीज जब बे ऑफ बंगाल पे कदम रखते हैं और उसके बाद जितने अंग्रेज़ आए तो उनका पहला जो सामना हुआ पहाड़ी इलाकों से वो इस रीजन में हुआ, पश्तून बेल्ट में हुआ। ओके। तो इसलिए उनके लिए ये जो तस्वुर था हॉस्पिटलिटी का, उनके स्क्रिप्ट्स में यही चीज़ उनकी पहचान बन गई। अदरवाइज आप अगर जाएं साउथ अमेरिका, तो मैं ब्राज़ील में पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ है। आप स्वीडन में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे भी पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे भी आप जाएंगे हॉस्पिटलिटी उनके लिए मैंडेटरी है। उसके बगैर इंटरेस्टिंग। एक हॉस्पिटलिटी, दूसरा एक्सोगेमी, खानदान से बाहर शादियों का रिवाज, क्योंकि उसके ज़रिए वो नेटिंग करते हैं, इंसानी रिश्तों का जाल बुनते हैं पहाड़ों को कंट्रोल करने के लिए। प्लेन एरियाज में जाएंगे आपको जो है ना इंडोगेमस, खानदान के अंदर रिश्ते, ताकि कुदरत की तरफ से कोई फेंसिंग है नहीं, रिश्तों के जाल बुनकर कोई बाहर से आएगा फौरन पता चले।
तो ये कुछ चीजें एंथ्रोपोलॉजिकल हैं जिस पर अलग से गुफ्तगू हो सकती है। बड़ी लेकिन मजेदार बिलमस्तिया, ये देखें। इसकी मैं अपनी इसके बेनिफिट्स की बात करूं, मैं आजकल एज ए फोकल पर्सन काम कर रहा हूं नॉर्थ वजीरिस्तान में एक यूनिवर्सिटी बन रही है उसके हवाले से। ओके, तो जब मैं नॉर्थ मीरान शाह और मीर अली और इन इलाकों में जाता हूँ, तो अगर कोई कल्चरल डिफरेंस हो, कल्चरल शॉक मिले किसी को मेरी वजह से, क्योंकि मैं उन कल्चर को जानता नहीं हूँ या कुछ ऐसी एक्सपीरियंस हो, तो मैं फ़ौरन से कहता हूँ मैं मेहमान हूँ, मैं आउटसाइडर हूँ, एंड दे एक्सेप्ट एवरी ब्लंडर। ये उनके रिवाज का हिस्सा है कि मेहमान से कोई गलती हो जाए तो वो मेहमान है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अब ये शहरों में ये चीज़ तो तस्वुर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे तो आपको ब्लंडर माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन जितना आप रूरल में जाएंगे तो दे अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्या है। तो मुझे तो बहुत फ़ायदे हुए ज़ाती ज़िंदगी में, यूरोप में नहीं हुए, पाकिस्तान के पेरिफेरल एरियाज़ में, इंटीरियर सिंध में, जैकबाबाद में, जामशोरो में, मैं तो पहले भी फपासा का मरकज़ी सदर हूँ, तो फार फ्लंग एरियाज़ में यूनिवर्सिटीज़ में जाना होता है। तो हमारे यहाँ फिर इसके हैं, मैं इसको एक्सेप्ट एक्नॉलेज किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे एक वादा लेना है। जी जी। आपने हर महीने 2 महीने बाद हमारे शो में आना है। ये आपके अल्फाज मेरे लिए, मेरे बेशुमार घर में अवार्ड्स पड़े हैं, लेकिन तौसीक के ये अल्फाज मेरे लिए से बड़ा ऑनर नहीं हो सकता। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इतना लुत्फ आ रहा है आपसे बात करने का कि वो कंट्रोल रूम कह रहा है, वो भी वहाँ पे भी, इस वक्त कंट्रोल रूम में भी खामोशी है, लेकिन एक आवाज़ आई है हमारे कान में कि वक्त ख़त्म हो रहा है। लेकिन दिल नहीं कर रहा, आपके हर जवाब में, हर कहानी में इतनी कहानियाँ पिन्हाएं और वो सब सुनने का जी कर रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि कभी वक्त निकालें, हम महीने 2 महीने में एक नशिस्त होते रहने चाहिए। जिंदगी साथ दे। हम इसीलिए हैं कि हमारे मुंह से, हमारे अल्फाज से, हमारे ख्यालात से हम नौजवान नस्ल को अपनी एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर जीने का हौसला दें और उम्मीद दें कि आप लोगों ने इस रियासत को आगे लेके जाना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे और सबीन के साथ डॉक्टर साहब की, भाई मुझे तो ज़बरदस्त, मैं गुफ्तगू नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा किस्सा खानी एंजॉय की। एग्जैक्टली अगर किस्सा खानी से अभी बहुत सारे हमारे पेशावर के बहन भाई लोग हमें, हमारी राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली इस वक्त हमें देख रही है, तो आप हमें ज़रूर बताइए कोई किस्सा खानी का आप हमें ज़रूर सुनाएं। हमारे सोशल मीडिया पे हम शामिल करें ना करें इतने लंबे लंबे किस्से में भी, लेकिन ये है कि हमारे अपने लिए बहुत अच्छा होगा कि आपने कनेक्ट किया और आपने हमें अपनी बात सुनाई। एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब की बातों में से कुछ आपने सीखा, कोई सी बात को आगे बढ़ाना चाहें, इनकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।